नमस्कार। कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 आज हम करेंगे और अध्याय का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। भाग 1 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस अध्याय को हमने 2 भागों में बांटा है, दूसरा भाग बाद में करेंगे। तो भाग 1 में हम आज क्या करेंगे, लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र क्या है। 9वीं क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक बड़ी क्लास में अब प्रवेश कर गए हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र जो है एक शासन प्रणाली, वर्तमान समय में लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। लेकिन श्रेष्ठ शासन प्रणाली कैसे है, क्यों इसको अच्छी शासन प्रणाली या बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र 2 शब्दों लोक जमा तंत्र, ये 2 शब्द हैं। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, लोक जमा तंत्र से मिलकर बना है। यहां लोक का अर्थ होता है लोग, जैसा आप सभी को पता है, या फिर जनता, तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन। साधारण सा अर्थ अगर आपको कोई पूछे तो आपने कहना है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र लोगों का शासन है, क्योंकि ये लोग जमा तंत्र से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है। चित्र आप देख रहे हैं, इसमें सभी पार्टियों को दिखाया गया है। लोकतंत्र क्योंकि लोगों का शासन है, तो हर कोई व्यक्ति इस शासन में भाग ले सकता है। अब शाब्दिक अर्थ पर भी चले जाते हैं इसके, कि शाब्दिक अर्थ क्या है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, ध्यान रखना है आपने, अंडरलाइन कर लीजिए। अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। जो डेमोक्रेसी शब्द है यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। दोबारा फिर मैं आपको बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ होता है लोग, तथा क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। अगर हम उसको भी करें डेमोस जमा क्रेशिया, तो डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन। वो तो हिंदी वाली बात है, तो अगर अंग्रेजी में भी जाएं तो इसका सेम वही अर्थ है, लोगों का शासन। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ध्यान से इसको पढ़ें, तब आप इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप, मतलब शासन चलाने का एक तरीका है या उसका एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, जो लोगों के ऊपर शासन करते हैं वो शासकों की बात हो रही है, जिसमें शासकों यानी कि लोग अपने राजा का चुनाव अपने आप करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा भी है, बहुत अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं बाद में, तो उन्होंने एक सिंपल बड़ी ही सरल सी परिभाषा लोकतंत्र की दी है। तो वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा शासन। बहुत सिंपल सी, एक बहुत सरल सी परिभाषा है, एक सरल सा अर्थ उन्होंने अब्राहम लिंकन ने बताया है। याद रखना आपने, क्योंकि ये आता है कई बार। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का ही शासन है और लोग अपने लिए शासन करते हैं, और लोगों के द्वारा शासन, इसमें सब कुछ लोग ही करते हैं। अब्राहम लिंकन का चित्र आप देख रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने बाद में। लेकिन लोकतंत्र की यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है, तो वो कहते हैं कि ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यह मान लिया जाए कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन है, तो फिर हमें उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाते हैं। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, या लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग अपने आप करते हैं। तो अगर ये मान लिया जाए कि लोग शासकों का चुनाव अपने आप करते हैं,
तो फिर ये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वे सभी सरकारों को हमें लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाते। चुनाव करवाने से ही लोकतंत्र नहीं हो जाता। ये सिर्फ ये कहने से कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, ये कहने से लोकतंत्र नहीं हो जाता है। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर अगर वो विशेषताएं पूरी होती हैं तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ये कहना कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन लोगों के शासन से मतलब भी अलग अलग प्रकार से हैं। तो लोकतंत्र वास्तव में क्या है वो हम इसकी विशेषताओं के द्वारा समझेंगे। लोकतंत्र का सही अर्थ जानने से पहले हमें इसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। सरल शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं आपको कि लोकतंत्र का अर्थ शासन का एक शासन करने का एक ही तरीका है जिसमें शासकों का, शासक आप समझते हैं जो लोगों के ऊपर शासन करते हैं, जो लोगों के लिए नीतियां और कानून बनाते हैं, उनको हम शासक कहते हैं। शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इस परिभाषा से अनेक सवाल कर, जो हम एक सिंपल सी परिभाषा बताई है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो ये जो परिभाषा है ये कई प्रकार के सवाल खड़े करती है। कौन कौन से हैं कि हमने पहला कहा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि शासक कौन, यानी कि ऐसा वो कौन व्यक्ति होने चाहिए जो लोग चुनकर भेजे ताकि वो उनके लिए नीतियां और कानून बना सके। तो पहला प्रश्न तो ये पैदा होता है कि शासक कौन हो। दूसरा, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाए, क्योंकि सभी चुनाव कराते हैं। अब मान लीजिए अगर आप धोखाधड़ी करके, झूठे वादे करके जीतते हैं तो वो चुनाव नहीं माना जाता है। तो दूसरा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह के चुनाव को लोग, पहला प्रश्न होता है कि शासक कौन होने चाहिए। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाए। तीसरा, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। पहली दूसरा ये भी एक तीसरा प्रश्न पैदा होता है कि हम ये तो कहते हैं कि जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, लेकिन वो लोग कौन होने चाहिए जो शासकों का चुनाव करे, या शासक स्वयं ही अपने आप को चुन ले। अब ये भी प्रश्न पैदा होता है कि शासक अपने आप ही अपने आप को चुन ले। क्या चुनाव में सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं, तो एक ये भी प्रश्न खड़ा होता है। चौथा प्रश्न खड़ा होता है, क्या चुने हुए शासक जो लोगों ने चुनकर भेजे हैं, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कि जो चुनकर भेज दिया जिनको और उनको लगे कि हम तो लोगों ने ही चुनकर भेजे हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, या उन्हें कुछ सीमाओं में बंद कर काम करना चाहिए। तो एक प्रश्न खड़ा नहीं होता बल्कि 4 प्रश्न खड़े होते हैं। हम सिंपल सा कह देते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो वो 4 प्रश्न खड़े होते हैं। अब इन चारों प्रश्नों को कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण अगर हम लेते, 1999 में पाकिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी जिसको लोगों ने चुना था, और वहां नवाज शरीफ प्रधानमंत्री, जो नवाज शरीफ का आप चित्र देख रहे हैं वो वहां के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अक्टूबर 1999 में सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना की मदद से जनता द्वारा चुनी गई इस सरकार को उखाड़ फेंका और खुद देश का मुखिया बन बैठा। इसके बाद वह पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। ये जनरल मुशर्रफ का चित्र है। उसने क्या किया कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, सेना की मदद से उसको हटा दिया, पर वही नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और अपने आप ही देश का मुखिया बन बैठा और बाद में देश का राष्ट्रपति बन बैठा। 2002 में उसने एक आदेश के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। इस आदेश में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करके नए चुनाव करवा। राष्ट्रीय असेंबली का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पर संसद होते हैं तो वहां पर उसको राष्ट्रीय असेंबली कहा जाता है, और प्रांतीय असेंबली का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर विधानसभा होती है। तो 2002 में राष्ट्रपति ने क्या किया कि वो जब चाहे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करके नए चुनाव करवा सकता। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो वहां लोकतंत्र ही नहीं था।
इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, वहां पर चुनाव तो होते थे, राष्ट्रीय असेंबली के लिए भी चुनाव होते थे जैसे हमारे यहाँ पर संसद होती है, और प्रांतीय असेंबलियों के लिए जैसे हमारे यहाँ पर विधानसभा होती है, तो उनके लिए चुनाव तो हुए, लेकिन फिर भी शक्ति राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पास ही रही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र क्यों नहीं था? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ जनता द्वारा नहीं चुना गया था, उसने जबरदस्ती शासन पर कब्जा किया था और बाद में संविधान में बदलाव करके अपने आप को शक्तिशाली बना लिया। उसने ये व्यवस्था कर दी थी कि वो जब चाहे राष्ट्रीय असेंबली को भी और जब चाहे प्रांतीय असेंबलियों को भी भंग कर सकता था। इस प्रकार वहां चुनाव तो होते थे, लेकिन जो शक्ति थी वो परवेज मुशर्रफ के पास थी, और परवेज मुशर्रफ जनता द्वारा नहीं चुना गया था। इसका कारण यह है कि वहां लोग राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का तो चुनाव करते थे, लेकिन ये चुने गए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि ये कोई भी फैसला नहीं ले सकते। चुनकर आते थे, लेकिन चुनने के बाद उनको फैसला लेने का अधिकार नहीं था। अंतिम फैसला लेने का अधिकार जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था, लेकिन वह जनता द्वारा नहीं चुना गया था। ये हम पहले जान चुके, क्योंकि उसने जबरदस्ती शासन को हड़पा था। तो जैसा पाकिस्तान में था, ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली शासन व्यवस्था, तो जैसा पाकिस्तान में जो व्यवस्था की गई थी वास्तव में वो तानाशाही व्यवस्थाओं में होता है। तानाशाही व्यवस्थाओं का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी से शासन करे तो उसको हम तानाशाही कहते हैं, और राजशाही का मतलब होता है जहां पर राजा का शासन होता है उसको हम राजशाही कहते हैं। तो जैसा पाकिस्तान में था वो वास्तव में तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां जनता द्वारा चुनी हुई संसद तो होती है जहां पर तानाशाही होती है, लेकिन असली शक्ति उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। तानाशाह जो अपनी मनमर्जी से शासन कराता है वास्तव में वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसे लोकतंत्र नहीं। तो ऐसी जो व्यवस्था थी पाकिस्तान का, अगर हम उदाहरण लें तो वहां देखने में तो चुनाव होते थे, लोग चुनकर जाते थे, उसमें प्रांतीय असेंबलियों और राष्ट्रीय असेंबलियों में बैठते थे, लेकिन वास्तव में उनके पास शक्ति नहीं थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं था। अतः लोकतंत्र की पहली विशेषता यह है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। जो लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता ये नहीं है कि आपने कह दिया जिसमें लोग शासक का चुनाव स्वयं करते हैं, उससे लोकतंत्र स्पष्ट नहीं हो जाता है। लोकतंत्र की पहली विशेषता बताई गई है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है अपने लिए कानून और नीतियां बनाने के लिए, वास्तव में निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने जबरदस्ती शासन पर कब्जा कर लिया। तो पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति, या आपने अंडरलाइन कर लेना है, आपने याद रखना है, क्योंकि जब लोकतंत्र की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो ये 4 विशेषताएं उभर कर आएंगी। पहली है उसमें निर्णय लेने की अंतिम शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। अब चीन की संसद को क्वांगुओ रेमिन दाइवियाओ दाहुई कहते हैं। ये थोड़ा एक कठिन शब्द है जिसको आपने याद रखना है। जैसे हमारे यहाँ पर एक सिंपल सा शब्द है, जब हम कहते हैं कानून बनाने वाली जो संस्था है हमारे यहाँ पर, उसको हम संसद कहते हैं, लेकिन वहाँ जो संसद है उसको क्वांगुओ रेमिन दाइवियाओ दाहू कहते हैं। तो कोशिश करनी है कि ये शब्द आपके याद हो सके। वहाँ पर ये संसद का नाम है। वहाँ संसद के लिए प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। इसके बाद संसद राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। पहले जो लोग हैं वो संसद का चुनाव करते हैं प्रत्येक जो 5 साल के बाद होता है, और इसके बाद जो ये चुने गए सदस्य हैं ये बाद में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं। लेकिन संसद का चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी को, वहां पर एक खास बात आपको चीन के बारे में बताना चाहूंगा मैं, कि वहां पर बहुत सारी पार्टियां नहीं है, बस एक ही पार्टी है और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां पर वही व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का, दूसरे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते।
अब आप इससे समझ रहे होंगे कि जब लोगों के पास विकल्प ही नहीं होते हैं, जब लोगों के पास अपनी पसंद जाहिर करने के लिए विकल्प नहीं होंगे, तो क्या आप उसको लोकतंत्र कह सकते हैं? तो वहां जो संसद का चुनाव होता है केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का। इस प्रकार वहां हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार, जब एक ही दल है तो एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, तो वहां हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। चीन के उदाहरण से स्पष्ट है कि वहां लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं, लोगों को उसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो शासक दल चाहेगा, क्योंकि वो उनकी इच्छा है ही नहीं, वो इच्छा अपनी प्रकट कर ही नहीं सकती। लोगों के पास एक ही विकल्प होता है कि बस आपने इसको चुनना है, और वो वहां पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहां चीन का उदाहरण हमें बताता है कि वहां लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं, लोगों को उसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो शासक दल चाहेगा। इसी प्रकार एक और देश मैक्सिको है। मैक्सिको यह देश 1930 में स्वतंत्र हुआ था। यहां हर 6 साल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। यहां वर्ष 2000 तक जितने भी चुनाव हुए उन सभी में एक ही पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI कहते हैं उसको, की जीत होती रही। मैक्सिको का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है। 1930 में स्वतंत्र हुआ, तो वहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 6 साल के लिए करवाया जाता है, और 2000 तक वहां जितने भी चुनाव हुए वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी जीती, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI उसका नाम कहते हैं, वही जीतती रही। विपक्षी दल भी चुनाव में भाग लेते थे पर उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं। सोचने वाली बात है कि दूसरी पार्टियां चुनाव में भाग लेती थी लेकिन वो जीतती नहीं थी। इसका कारण यह था कि चुनाव जीतने के लिए PRI तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी। अब क्या हथकंडे अपनाती थी? सरकारी कर्मचारियों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना जरूर, जबकि सरकारी कर्मचारियों पर रोक होती है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखें। लेकिन मैक्सिको में हम देखें तो वहां सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी किया हुआ था कि उन्हें जो सरकार की पार्टी थी उसकी बैठकों में जाना जरूरी था, और वहां पर उनको निर्देश दिए जाते थे। सरकारी स्कूलों के अध्यापक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यह शिक्षा देते थे कि वे अपने माँ बाप को कहें कि वे PRI को ही वोट दें। अब देख लीजिए, अब इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि किस तरह से वो एक पार्टी जीतती थी। मीडिया द्वारा विपक्षी दलों की आलोचना की जाती थी ताकि जनता में उनकी बुरी छवि बने। सिर्फ एक ही पार्टी का गुणगान किया जाता था जो शासन चला रही थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को बदल दिया जाता था ताकि लोग वोट ही न डाल सकें। तो ये इस प्रकार के जो PRI थी वो हथकंडे अपनाती था। अब ऐसी जो है ऐसे देश में भी हम लोकतंत्र नहीं, हालांकि वहां पर चुनाव हो रहे थे, एक पार्टी जीत रही थी, चुनाव होते थे। अब आप ऐसे चुनाव को कैसा चुनाव कहेंगे? सोचने वाली बात। चुनाव होते थे, लोग वोट डालते थे, लेकिन वोट जो चुनाव में जो धांधली होती थी वो एक अलग प्रकार की थी। तो ऐसी व्यवस्था को भी लोकतंत्र हम नहीं कह सकते। मैक्सिको के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि वहां लोगों के पास कहने को तो विकल्प थे। अगर हम देखा जाए तो वहां विरोधी पार्टियां थी, लेकिन अगर आपने देखा है कि वहां एकदम से चुनाव मतदान केंद्र को बदल देते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कहां वोट डालेंगे। तो वहां लोगों के पास कहने को तो विकल्प थे लेकिन असल में कोई विकल्प नहीं था। वहां किसी भी तरह से शासक दल को नहीं हराया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं, अगर लोग चाहें तब भी नहीं, क्योंकि सरकार सारी की सारी शक्ति सरकार के पास थी, क्योंकि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। अतः पहली विशेषता हम कर चुके हैं। अतः लोकतंत्र की दूसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र में केवल चुनाव करवाना ही जरूरी, केवल चुनाव करवाने से लोकतंत्र नहीं हम कह सकते हैं किसी देश में लोकतंत्र है। तो दूसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र में केवल चुनाव करवाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही पार्टी, जैसे चीन का एग्जाम्पल अगर हमने देखा तो वहां एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग खड़े होते थे। अगर मैक्सिको का उदाहरण दिया जाए, वहां विरोधी दल तो हैं लेकिन उनको जीतने नहीं दिया जाता था। तो केवल चुनाव करवाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए।
बिल्कुल किसी को ये नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का पक्षपात किया गया है, बिल्कुल बगैर किसी पक्षपात के चुनाव होने चाहिए। तो ये लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि हर वयस्क का मतलब है जिसको वोट डालने का अधिकार, एक निश्चित उम्र जब आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, जो भारत में 18 साल निर्धारित की गई। तो लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये नहीं है कि जो अमीर है उनको ज़्यादा अहमियत दी जाए और जो गरीब है उनको कम अहमियत दी जाए। अगर आपने किसी को वोट डालने का अधिकार दे रखा है तो उसका समान मूल्य होना चाहिए दोनों के लिए, दोनों का एक ही वोट गिना जाना चाहिए। तो हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है। एक अलग देश जिम्बाब्वे का उदाहरण देते हैं। जिम्बाब्वे पर पहले गोरे लोगों का शासन था। आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो काले, वहां पर रंग भेद की नीति प्रचलित थी। तो इसी प्रकार जिम्बाब्वे पर भी पहले गोरे लोगों का शासन था। 1980 में इस देश को गोरे लोगों के शासन से मुक्ति मिली। हम जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं कि वहां पर पहले गोरे लोगों का शासन था। 1980 में इस देश को गोरे लोगों के शासन से मुक्ति मिली। ये चित्र आप देख रहे हैं, अफ्रीका का ये मानचित्र है और इसमें अगर आप ये माउस देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो छोटा सा एक देश है इसको हम जिम्बाब्वे कहते हैं। ये यहाँ पर जिम्बाब्वे है। देश को आजाद करवाने में जानु पीएफ एक पार्टी का नाम है, जानु पीएफ पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे, जो जानु पीएफ पार्टी थी उस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो रॉबर्ट मुगाबे थे। रॉबर्ट मुगाबे जनता में काफी लोकप्रिय थे, अतः जब देश आजाद हुआ था तो वे ही देश के राष्ट्रपति बने। तो नियम होता है ये, क्योंकि लोगों की नजरों में काफी सम्मानित व्यक्ति थे। तो जब देश आजाद हुआ तो रॉबर्ट मुगाबे ही देश के राष्ट्रपति बने। ये उनका चित्र है रॉबर्ट मुगाबे का, ये भी उन्हीं का चित्र है रॉबर्ट मुगाबे का। हालांकि जिम्बाब्वे में चुनाव नियमित रूप से होते थे, लेकिन चुनाव में हमेशा जानु पीएफ पार्टी ही जीतती थी। चुनाव होते थे वहां पर, लेकिन चुनाव में एक ही पार्टी जीतती थी। इसका कारण यह था कि चुनाव में गलत तरीके अपनाए जाते थे। विपक्षी दलों को, जो दूसरे दल होते थे, सिर्फ एक ही पार्टी को जीतने का अधिकार था। विपक्षी दलों को परेशान किया जाता था। रेडियो और टेलीविजन पर सरकार का नीति, यानी कि सरकार जो रेडियो और टेलीविजन पर दिखाना चाहती थी या सुनवाना चाहती थी सिर्फ वही प्रसारित किया जाता था, बाकी का प्रसारण रोक दिया जाता था। तो वहां चुनाव नियमित रूप से होते थे, लेकिन फिर भी पार्टी जीतती थी। उस पार्टी जीतने का कारण भी बता रखे, चुनाव में गलत तरीके अपनाए जाते थे, विपक्षी दलों को परेशान किया जाता था, रेडियो और टेलीविजन पर सरकार का नियंत्रण था। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के बाद मुगाबे की सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा दिया। जो संविधान बनाया गया था, तो जब राष्ट्रपति बने मुगाबे तो उन्होंने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा लिया था। वहां कोई भी राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकता। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। अगर उनको बहुमत से मिला जाए तो उनमें लालच जाग जाता है और वो भी अलोकतांत्रिक यानी कि लोगों की इच्छाओं के विपरीत शासन करना शुरू कर देते हैं। लोकप्रिय नेता भी, हालांकि जिम्बाब्वे में एक काफी लोकप्रिय नेता थे, तो लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं या लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, जो मुगाबे के उदाहरण से हमें पता चलता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि अगर आपने चुनकर भेज दिया तो जो शासक बना है, जिसने शासन चलाना शुरू किया है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करना शुरू कर दे। ये लोकतंत्र का बिल्कुल भी उसमें सहन नहीं किया जाता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। कोई चुनाव जीत कर आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चुनाव जीत लिया है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसे भी संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हर फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद ही लेना चाहिए।
तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हालांकि वो बहुमत प्राप्त करके आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करने लग जाए, अपनी मर्जी से जो चाहे और जैसा चाहे कानून पास करने लग जाए, बल्कि जरूरी है कि वो संविधान के दायरे में रहकर काम करे, हर फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद वो ले। अतः लोकतंत्र की चौथी विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हालांकि चुनकर गए हैं, लेकिन इसका मतलब तानाशाही करना नहीं है, अपनी मनमानी करना नहीं है, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। तो ये थी लोकतंत्र की 4 विशेषताएं जो आपने याद रखनी है। इसी से आप स्पष्ट कर पाएंगे कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है।